गंगा में बढ़ते प्रदूषण पर एनजीटी का कड़ा रुख। 100 मीटर के दायरे में निर्माण काम पर लगाई रोक। कूड़ा फेंकने पर 50,000 का लगेगा जुर्माना। देहरादून में मीरा कुमार ने की कांग्रेसी विधायकों से मुलाकात। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मांगा समर्थन। केंद्र पर बोला हमला। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन समेत कई मुद्दों पर सीएम ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। हर जगह डीएम को दिए कई निर्देश। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में 5 डॉक्टर्स के भरोसे अस्पताल। मरीजों को हो रही भारी परेशानी। और उत्तराखंड के रामनगर में लोगों का प्रदर्शन। बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर खोला मोर्चा। आर पार की लड़ाई का किया ऐलान। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 और मैं हूं आपके साथ जसवीर सिंह जस्सी। आइए करेंगे खबरों की शुरुआत। गंगा नदी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कड़ा रुख अपनाया है। एनजीटी ने गंगा को लेकर नया आदेश जारी किया है। एनजीटी ने हरिद्वार उन्नाव के बीच गंगा को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए 100 मीटर के दायरे में निर्माण काम पर रोक लगा दी है। साथ ही गंगा नदी में कचरा फेंकने पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश किया है। इसके अलावा एनजीटी ने गंगा के 500 मीटर के दायरे में कूड़ा घर बनाने पर भी रोक लगा दी है। तो एनजीटी का कड़ा रुख है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गंगा नदी को लेकर एक नया आदेश दिया है, जिसे लेकर हरिद्वार में उन्नाव के बीच गंगा को लेकर यह आदेश सुनाया गया है। गंगा के 100 मीटर के दायरे में निर्माण काम पर रोक लगा दी गई है। कोई भी निर्माण काम 100 मीटर के दायरे में नहीं होगा और गंगा में अगर कोई भी कूड़ा कचरा फेंकता हुआ मिलता है तो उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया है। साथ ही साथ 500 मीटर के दायरे में, गंगा के 500 मीटर के दायरे में कोई भी कूड़ाघर ना हो, ना खोला जाए, इसकी भी बात कही है। यूपीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार उत्तराखंड दौरे पर हैं। देहरादून पहुंचने पर मीरा कुमार का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय, पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह ने उनको एयरपोर्ट पर रिसीव किया। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर मीरा कुमार दून दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के विधायकों से मुलाकात की और चुनाव के लिए समर्थन मांगा। मीरा कुमार ने कहा कि 17 प्रमुख दलों ने उनको समर्थन दिया है और सभी ने विचारधारा को प्राथमिकता दी है। इसके अलावा मीरा कुमार ने जाति व्यवस्था को खत्म करने की वकालत करते हुए कहा कि जाति व्यवस्था खत्म करने से ही देश का विकास होगा और हो सकता है। तो मीरा कुमार ने उत्तराखंड के लोगों को बेहद सरल और अच्छा बताया है। इस बीच मीरा कुमार केंद्र सरकार पर भी निशाना साधने से नहीं चूकी। मीरा ने बिना नाम लिए केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि 3 सालों में देश को बांटने का काम हुआ है। तो यूपीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार देहरादून के दौरे पर आई हैं, जिन्हें लेकर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर जिनका स्वागत किया गया। स्वागत करने के लिए नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय पहुंची, साथ ही साथ पीसीसी अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी पहुंचे। तो कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था को खत्म करने से देश का विकास होगा, ये अल्फाज मीरा कुमार के हैं। सबको सम्मान और सबको अधिकार मिलना चाहिए, मीरा कुमार का यह कहना है। उत्तराखंड के लोग बेहद सरल और अच्छे बताए जा रहे हैं मीरा कुमार के माध्यम से। तो नाम लिए बिना कहीं ना कहीं मीरा कुमार ने केंद्र की सरकार पर भी निशाना साधा है और 3 सालों में देश को बांटने का काम हुआ है, बाकी कोई और विकास का काम नहीं हुआ। यह कहना है राष्ट्रपति उम्मीदवार मीरा कुमार का, जो यूपीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के डीएम से बात की है। सीएम ने आपदा प्रबंधन, विकास योजनाओं समेत शहरी स्वच्छता और पीएम आवास योजना पर चर्चा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जल संचय तहसील दिवस पर सीएम ने अफसरों को कई निर्देश दिए हैं। वहीं कांवड़ यात्रा, चारधाम यात्रा पर भी सीएम ने अधिकारियों के साथ मंथन किया। इसके साथ ही सीएम रावत ने शहरी स्वच्छता अभियान की हर हफ्ते समीक्षा करने के निर्देश दिए।
तो सीएम रावत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जिसमें कांवड़ यात्रा, चारधाम यात्रा पर सीएम ने बात की है। सार्वजनिक जगहों पर जो नाले हैं, नालों पर अतिक्रमण जल्द से जल्द हटाया जाए, बात कही है। शहरी स्वच्छता अभियान की हर हफ्ते समीक्षा हो, त्रिवेंद्र सिंह रावत का यह कहना है। देहरादून में सफाई अभियान पर ध्यान दिया जाना चाहिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत का यह कहना है। बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके से स्वच्छता अभियान केंद्र की सरकार चलाती आई है, लेकिन इस अभियान के तहत देहरादून में बने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पहले ही दिन, जब वो सीएम बनकर आए थे, पहले ही दिन स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए हाथ में झाड़ू उठाकर सफाई अभियान की शुरुआत की थी। लेकिन वो दिन है और एक आज का दिन है, सफाई की जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है। जो स्थिति है देहरादून की, देहरादून को हाईटेक सिटी बनाने की भी बात कही गई है, लेकिन देहरादून की जो स्थिति है वो और भी बद से बदतर हो गई है। एक और वजह इसमें शामिल हो गई है, वो ही मूसलाधार बरसात के चलते जो आलम है देहरादून का, उसमें इस तरीके की स्थिति आ गई है कि लोग परेशान हैं, हताश हैं। निकासी जो है पानी की, उसकी निकासी ना होने की वजह से बाढ़ जैसे माहौल बन गए हैं। आलम यह है कि लोग परेशान हो चुके हैं और सूबे में मौजूद सरकार से कह रहे हैं कि अब कोई ना कोई सुविधा की जानी चाहिए। यही नगर निगम की जो वादे हैं, नगर निगम के किए हुए वादे, उनकी पोल भी खुलती हुई नजर आ रही है। चूंकि जिस तरीके का जल भराव हो रहा है, पानी की निकासी की सुविधा नहीं है, बाढ़ जैसे आलम बन चुके हैं। जहां लोग रह रहे हैं वहां पर लोग अपने घरों से निकलने को इसलिए मजबूर हैं क्योंकि पानी घरों तक में घुस गया है। तो कहीं ना कहीं सूबे में मौजूद सरकार सवालों के घेरे में है। लेकिन फिलहाल सीएम रावत ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, जिसे लेकर तमाम जिलों के डीएम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल किया गया है और देहरादून में सफाई अभियान को लेकर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, ये त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के डीएम से ये बात कही है। तो कहीं ना कहीं आपदा प्रबंधन, जो विकास योजना है, उस पर भी सीएम की चर्चा हुई है। शहरी विकास, पीएम आवास योजना पर भी बातचीत की गई है। जल संचय तहसील दिवस पर सीएम ने कई दिशा निर्देश दिए हैं, जिन्हें अब धरातल पर पहुंचाना एक कड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल सूबे उत्तराखंड में बना हुआ है, जनता बेहद परेशान है, बेहद आहत है। लेकिन कहीं ना कहीं सूबे में मौजूद सरकार अब तक दावे ही करती आई है। दावों को धरातल पर उतरना बहुत भारी पड़ रहा है। और इस बीच जो मानसून है, मानसून लगातार कहीं ना कहीं परेशानियों का सबब भी सूबे में मौजूद सरकार के लिए बना हुआ है। तो सूबे में मौजूद जो सरकार है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में इसे भी लेकर है कि मानसून जब लगातार दस्तक देता है, मानसून लगातार हर साल आता है, उसके बावजूद भी जो व्यवस्था है, जो प्रावधान है, सुविधाओं के दावे किए जाते हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं होती हुई नजर आती। तो सीएम रावत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम रावत ने तमाम जिलों के डीएम से बातचीत की है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ देहरादून से शाहीन चौधरी जुड़ चुके हैं। शाहीन चौधरी जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सूबे में मौजूद सरकार दिशा निर्देश देती है, दावे करती है और सुख सुविधा, तमाम सुख सुविधा जो है उत्तराखंड वासियों को पहुंचाने की बात करती है, लेकिन बावजूद उस पर खरा उतरती हुई नजर नहीं आती है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज मैराथन बैठक की है और लगभग 4 घंटे तक ये बैठक चली है और सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर तमाम तरह के दिशा निर्देश जो है उनके द्वारा दिए गए हैं। और 3 से 4 घंटे की चली बैठक के दौरान चाहे आपदा प्रबंधन हो, विकास योजनाएं हो, शहरी स्वच्छता अभियान रहा हो, प्रधानमंत्री आवास योजना रहा हो, जल संचय, तहसील दिवस, समाधान कानून व्यवस्था, चारधाम यात्रा, कांवड़, बायोमेट्रिक हाजिरी, कार्य संस्कृति में सुधार, स्थानीय लोगों की समस्याओं को दूर करना, किसानों की आजीविका को बढ़ाया जाना, ये तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर जो है मुख्यमंत्री ने बैठक की है और तमाम निर्देश जो है ये जिलाधिकारियों को दिए गए हैं। जनता को हर संभव सहूलियत दिए जाने का वायदा जो है उन्होंने किया है। समयबद्धता पर जोर दिया है। समयबद्धता के साथ साथ काम भी वहाँ पर अधिकारी करें, जनता के कार्यों का निस्तारण तत्काल हो। ये सभी बातें जो है आज की इस मैराथन बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कही है। तो कहीं ना कहीं एक
दिशा और दशा देने की दृष्टि से आज की बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी शाहीन जी, इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के क्या मायने निकाले जा सकते हैं? क्या जो आवाम है, जो जनता है, जो परेशान है, मूसलाधार बारिश हो रही है, पानी की निकासी नहीं है, लोगों के घरों में पानी बढ़ रहा है, तो इसे लेकर क्या वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी सुविधाओं को एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकते हैं? क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत लोगों के बीच में आकर, अब सुविधा अगर बात की जाए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, तो कहीं ना कहीं एक बात यह भी आती है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिर्फ इसीलिए की गई है क्योंकि वो अब रास्तों से निकल नहीं पा रहे हैं। देखिए, लगातार जिस तरह से उत्तराखंड में बारिश हुई और बारिश के बाद से लगातार जो घटनाएं सामने आ रही है कि कहीं जल भराव की दिक्कत है, कहीं सड़क टूट गई है, कहीं दुर्घटना हो गई है, कहीं जान की हानि हो गई है, कहीं जनहानि हो गई है, इन्हीं सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए तमाम राज्य के क्या हालात है, किस तरह की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर की गई है और कुछ क्या करने की जरूरत है सरकार को, ये सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई है। और एक एक जिले में मुख्यमंत्री द्वारा जो है पूरे हालात वहां पर समझे गए हैं और यदि कहीं धन की कमी है तो धन की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए गए हैं। जो आपदा राहत है उसको तत्काल सिर्फ स्वीकृत करने से काम नहीं चलेगा, उसको पीड़ित व्यक्ति तक 24 घंटे के अंदर पहुंचाया जाए, ऐसे दिशा निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं। तो जो ये आपदा राहत से जुड़े हुए मामले हैं उनके सापेक्ष ये बैठक की गई है। इसके साथ ही और तमाम जो जन सुविधाएं हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए कार्य किया गया है और यही उद्देश्य आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो वीडियो कॉन्फ्रेंस है। सीएम साहब ने जो ये कॉन्फ्रेंसिंग बैठक आज की है, ये पहले की जानी चाहिए थी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग पहले की जानी चाहिए थी। लोगों को सुविधाओं के लिए जो बातें कही जाती है वो प्री प्लानिंग होती है, लेकिन जब लोग परेशान हैं, आहत हैं, जब लोगों तक कोई सुविधा पहुंच नहीं सकती है सड़कों के जरिए, तब ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा रही है। इसके मायने क्या निकाले जा सकते हैं? क्या ये सभी अधिकारीगण अब जो आपदा प्रभावित लोग हैं, क्या उनके रास्तों तक, उनके घरों तक पहुंच पाएंगे जो खुद अपने घर से बेघर हो चुके हैं? देखिए, शासन और सरकार जो है समय समय पर एक एजेंडे के तहत काम करती है और तमाम तरह की जो सुविधाएं होती हैं वो पहले से ही आपदा के समय से पहले से ही जिलों में भेज दी जाती है और कम से कम 3 महीने का बैकअप जो है वहां रखा जाता है। मगर उसके बावजूद भी जब आपदा होती है तो ऐसे कई काम ऐसे होते हैं जो घटना घटित होने के बाद सामने आते हैं। उसी के मद्देनजर आज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखी गई थी और जैसे मैंने पहले भी बताया कि प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी और तमाम अधिकारियों के साथ वहाँ की वस्तु स्थिति से अवगत होकर वहाँ की सहायता इस तरह से हम और ज्यादा दे सकते हैं, क्या दिक्कतें हैं उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसी के मद्देनजर आज ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखी गई थी। इसमें तमाम तरह के दिशा निर्देश जो है मुख्यमंत्री और सरकार द्वारा दिए गए हैं। जो ये अधिकारियों के साथ मत्थापच्ची हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मंथन भी हुआ है, तो इस मंथन को लेकर क्या आपको लगता है कि लोगों को अब सुविधा मिल पाएगी? लोग कहीं ना कहीं राहत का अनुभव इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कुछ घंटों के बाद से ही महसूस करेंगे? निश्चित तौर पर देखिए, जो मुख्यमंत्री ने एक पहल की है कि मात्र जो राहत व्यवस्था सरकार की तरफ से होती है या राहत सामग्री जो सरकार देती है उसको स्वीकृत करने मात्र से काम नहीं चलेगा। 24 घंटे के अंदर उस तक जो स्वीकृत सहायता है वो पहुंच जानी चाहिए। इस तरह के दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं। समय बचता पर काफी जोर दिया गया है क्योंकि इस समय यदि कोई भी जनता या जन सामान्य किसी अधिकारी के पास पहुंचता है तो वहाँ अधिकारी को उपस्थित मिलना चाहिए। उपस्थिति नहीं, उसकी समस्या का तत्काल निदान होना चाहिए। ये तमाम तरह के दिशा निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं और कल की कैबिनेट में एक अहम फैसला हुआ था कि 10 लाख रुपए तक अब जिलाधिकारी सीधे जो है खर्च कर सकते हैं, शासन से उनको कोई अनुमति नहीं लेनी होगी। तो ये ऐसे फैसले हैं जिससे राहत जो है काफी जनता को मिलेगी और आने वाले दिनों में इनका तत्काल रूप से जो है सुविधा मिलनी शुरू होगी। जी शाहीन जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया। ये थे हमारे ब्यूरो चीफ शाहीन चौधरी जो देहरादून से जुड़े हुए थे, जो साफ तौर पर बता रहे थे कि किस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम 13 जिलों के डीएम से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंथन किया है, बैठक की है और उसे लेकर कोई ना कोई सुविधा पहुंचाने के लिए जो आपदा प्रभावित लोग हैं उन तक सुविधा पहुंचाने के लिए बात कही गई है, दिशा निर्देश दिए गए हैं और सख्त हिदायत 24 घंटे के अंदर सुविधाओं को प्रदान करने के लिए दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं अब सवालों के घेरे में मौजूदा सरकार है। क्या 24 घंटों के भीतर लोगों को ये सुविधाएं दी जाएंगी? एक बड़ा सवाल।
राजधानी में भी अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले से लोग गुस्से में हैं। रिस्पना चौक पर लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया और आतंकवादियों का पुतला फूंका है। वहीं डीएवी कॉलेज के छात्रों ने भी आतंकवादियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पाकिस्तान के पीएम की शव यात्रा निकाली। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। तो दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, दोनों तस्वीरों में प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है। देहरादून में ये तस्वीरें, रिस्पना पुल की ये तस्वीरें, प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ जो पाकिस्तान के पीएम है उनकी शव यात्रा भी निकाली है छात्रों ने। तो कहीं ना कहीं पूरे देश में गुस्से का माहौल है। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की बस पर आतंकवादियों ने हमला किया था बीते मंगलवार और हमले के बाद जो आतंकवादी थे वो हमला करके फरार भी हो गए थे। अब तक उनका कोई भी सुराग नहीं मिल सका है। अब प्रशासन कहीं ना कहीं चुस्त और दुरुस्त होने का दावा करती है, लेकिन प्रशासन को अब तक आतंकवादियों का कोई सुराग नहीं मिला है। पूरे देश में इसे लेकर गुस्से का माहौल है। उत्तराखंड के लक्सर में चकबंदी अधिकारियों की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। ग्रामीणों ने चकबंदी लागू करने में धांधली की आशंका जताई है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम स्तर पर जो चकबंदी समिति बनाई गई थी उसको दरकिनार करते हुए किसानों से धोखा किया जा रहा है। साथ ही ग्रामीण ने अधिकारियों पर जमीन की पैमाइश सही से नहीं करने का आरोप लगाया है और कहा कि रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर के बजाय 3 मीटर कर दी गई है। इसके अलावा ग्रामीणों ने अधिकारियों पर लूट मचाने, फसलें बर्बाद करने का भी आरोप लगाया। वहीं किसानों की शिकायत पर प्रशासन ने मामले पर संज्ञान लिया और कार्रवाई का भरोसा दिया, लेकिन देखना होगा कि किसानों को न्याय कब तक मिल पाता। तो ग्रामीणों ने लगातार आरोप लगाए हैं, ग्रामीणों की अनदेखी की जा रही है, बात सामने आ रही है। चकबंदी अधिकारियों ने धांधला किया हुआ है। प्रशासन ने कार्रवाई का हालांकि आश्वासन दिया है, लेकिन किसानों को कब तक इस पर कार्रवाई होती हुई दिखती हुई नजर आती है, ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। आपको बता दें ये खबर उत्तराखंड के लक्सर से है। मानकों की अनदेखी का किसान आरोप लगातार लगा रहे हैं। उत्तराखंड के लक्सर में चकबंदी अधिकारियों की कार्यशैली अब सवालों के घेरे में आ चुकी है। ग्रामीणों ने चकबंदी लागू करने में धांधली की भी आशंका जताई है। दरअसल ग्रामीणों का आरोप यह है कि ग्राम स्तर पर जो चकबंदी समिति बनाई गई थी उसको दरकिनार करते हुए किसानों से धोखा किया जा रहा है। देखिए, जैसा कि विदित है कि मानसून अवधि चल रही है, ऐसे में पैमाइश होना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसके अतिरिक्त इनका ये कहना है कि फसल की खड़ी तो पैमाइश में ये हो सकता है कि रकबा थोड़ा कम या ज़्यादा हो जाए। इनकी एप्लीकेशन ले ली गई है, इस बारे में एसडीओ को अवगत करा दिया गया है। निश्चित तौर पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और हम चाहते हैं कि जो चकबंदी अधिकारी हैं उनको हटाया जाए वहाँ से, क्योंकि उन्होंने बहुत ही गड़बड़ कर रखा है। सब किसी का भी चक जो भी नक्शे 23 जो भी दे रखा किसान को, उसके आधार पर कोई भी नापतोल नहीं हो पा रही है और इतना धोखाधड़ी कर रहे हैं कि लूटपाट मचा रखी। चलिए बढ़ते आगे। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर लोगों से खिलवाड़ किया जा रहा है। कर्णप्रयाग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स की कमी लगातार बरकरार है। आलम यह है कि अस्पताल में 30 बेड हैं, लेकिन अस्पताल का संचालन महज 5 डॉक्टर्स के सहारे चल रहा है, जबकि अस्पताल में 11 डॉक्टर्स के पदों की स्वीकृति मिली हुई है। यहां तक कि डॉक्टर्स के अभाव में कई मरीजों की मौत भी हो चुकी है। अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं यहां तक चरमरा चुकी हैं कि गंभीर हालत के मरीजों को हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है। हालांकि इस बीच लोगों ने कई बार जिम्मेदार विभाग से अस्पताल की हालत सुधारने की गुहार भी लगाई है, लेकिन विभाग की लापरवाही के चलते अस्पताल अभी तक बीमार पड़ा है। वो बीमार खुद पड़ा है, तो बीमारों, लाचारों और मरीजों की किस तरीके से देखरेख कर सकता है, एक सवाल है। इस बीच प्रशासन की जो लापरवाही है उससे आक्रोशित लोगों ने आंदोलन तक करने की चेतावनी दे दी। तो कहीं ना कहीं सूबे में लगातार जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो चरमराती हुई नजर आ रही है। जो जिला अस्पताल है वो खुद ब खुद बदहाल है, स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। संबंधित विभागों को इसके बारे में सूचना भी दी जाती है, लेकिन संबंधित विभागों के कानों पर जूं रेंगती हुई नजर नहीं आती। कहीं ना कहीं वो अपनी आंखों को बंद करके बैठे हुए होते हैं। जब उनका अपना कोई परिजन ऐसे अस्पतालों में भर्ती होता या होगा तो तब जाकर उनकी आंखें खुलेंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये लोग रसूखदार होते हैं और इनके रसूखों के चलते ये अपने लोगों का जो इलाज है, अपने बंदों का जो इलाज है, वो परिजनों का इलाज अपने
सूक्ष्म तरीके से प्राइवेट अस्पतालों में करा लेते हैं, जिसकी वजह से इन्हें सरकारी अस्पतालों का रुख ही नहीं करना पड़ता है। लगभग 5 और 6 साल इसको बने हुए हो गया है और अभी तक ये ट्रामा सेंटर यहाँ पर जो है, इस ट्रामा सेंटर में कोई भी कार्य जो है प्रारंभ नहीं हुआ है। और लोग दूर दराज से यहाँ पर जो है आते हैं और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग होने के कारण दुर्घटना अधिकतर यहाँ पर होती है और ये केवल एक शोपीस के रूप में। तो उधर उत्तराखंड के श्रीनगर में अलकनंदा नदी उफान पर बढ़ती जा रही है, जिसके चलते लोगों में दहशत का माहौल है। भारी बारिश की वजह से अलकनंदा का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते साथ ही साथ शासन प्रशासन भी एहतियात के तौर पर सभी स्कूलों को बंद करने के निर्देश जारी कर चुकी है। दरअसल श्रीनगर में पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और यही वजह है कि अलकनंदा उफान पर आ चुकी है। इसके अलावा भारी बारिश कई जगह मुसीबत बनकर बरसी है। कहीं भूस्खलन तो कहीं जल भराव की समस्या ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। द्वारा आज हमारी छुट्टी थी, पर हमें स्कूल बुलाया गया है। हम वहाँ से अब सब लोगों ने हमें घर भेजा है सर की आज छुट्टी है और इस कारण हम घर आ गए। उधर उत्तराखंड के रुड़की में कावड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। कावड़ पटरी पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं हर चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और कंट्रोल रूम से हर जगह नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही ड्रोन के जरिए भी सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस का दावा है कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। तो पुलिस प्रशासन दावे कर रही है कि उसने कावड़ यात्रा को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो धरातल पर उतरेंगे। इसी कावड़ यात्रा में इस तरीके के चाक चौबंद इंतजाम पुलिस प्रशासन की तरफ से किए गए। ये ड्रोन की सहायता आज से ली जा रही है, जिसमें कि जो पीक आ रहे हैं जो कावड़ के, उसमें हम इसे ड्रोन का हेल्प लेंगे, जिससे कि हमें क्राउड के बारे में जानकारी हो पाएगी कि इस पर्टिकुलर रास्ते में कितनी क्राउड आ रही है और उसे हम कहीं किसी दूसरी जगह डाइवर्ट करना चाहेंगे तो अपने फोर्स के माध्यम से उसे डाइवर्ट करेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 100। नमस्कार।